जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपका संकल्प, आपका दृढ़ संकल्प जो है एकाग्रित है, समर्पित है, आप अपने दृढ़ संकल्पित है अपने लक्ष्य के प्रति, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अर्थात हमें अपने संकल्प को नहीं भूलना चाहिए जो हमें करना है। ठीक है, चलिए आइए सत्र प्रारंभ करते हैं। हाल ही में इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के विकास की घोषणा की है। इस रॉकेट के मुख्य उपयोग किस मिशन के लिए किया जाएगा? तो भारत का पहला चंद्र मानव मिशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब आता है प्रश्न इतिहास से संबंधित। वैदिक ईरा पहुंच चुके हैं अपन लोग। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मेरे प्रिय साथियों वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। अगर आप इसको रीड करेंगे, वर्ण शब्द का सबसे पहले या सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके साथ में आप देखेंगे कि आर्यों को गौर वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण मिलता है। मतलब अगर हम देखें कि आर्यंस जो आर्य हैं वो कहां से आए? बहुत सारे विद्वानों का मत है, लेकिन एक मत को जो है प्रमाणित माना जाता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। भारत का नक्शा, तो आर्य बोले मध्य एशिया की ओर से आए थे। कहां बसे? तो सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास, मतलब सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के पास, कश्मीर के क्षेत्र में। उसके बाद आगे पलायन करते हैं आर्य और उसे हम उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। तो वैदिक ईरा का सबसे पहला ग्रंथ था ऋग्वेद, और यही ऋग्वेद जो है हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख बताता है। परंतु अगर आप इसका गहन अध्ययन करेंगे या गहन जानकारी इसके बारे में आप लेना चाहेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पे आधारित है। किस में आधारित है? कर्म पे आधारित है। मतलब कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। अगर मैं किसी अपने कुनबे का या ग्रामीण सभ्यता, ऋग्वेद ग्रामीण सभ्यता थी, उसकी रक्षा कर रहा हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। अगर मैं व्यवसाय कर रहा हूं तो मैं वैश्य हूं, जैसे कि इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। अगर मैं सेवा का कार्य कर रहा हूं तो मैं शूद्र हूं। तो उसी प्रकार से मेरे प्रिय साथियों वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमें ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है, लेकिन वो कर्म आधारित था। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में पलायन करने लग गए तो सारी वर्ण व्यवस्थाएं जन्म पे आधारित हो गई। मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, वैश्य का बच्चा वैश्य, शूद्र का बच्चा शूद्र और क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये प्रश्न ये रहा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर कई, मतलब बहुत सारी ग्रीन मोबिलिटी पहलों का उद्घाटन किया है? वो है हंसलपुर, गुजरात में। कहां? हंसलपुर, गुजरात में। अब मेरे प्रिय साथियों ये ग्रीन मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी क्या है? तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ई व्हीकल्स हैं, उसके क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात मारुति सुजुकी की ई विटारा भारत में बनी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है। 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है। मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड पहल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
भारत को विद्युत वाहनों के वैश्विक उत्पादन और निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे ही बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन, कहा जा रहा है कि भारत में ही पूरा का पूरा बैटरी बनाया जाएगा। महज 20% जो प्रोडक्ट्स होंगे जो भारत में मुहैया नहीं हो पा रहे हैं उसको बाहर से लाया जाएगा। बाकी 80% आप देख सकते हैं, 80% हिस्सा भारत का होगा। पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भारत के विनिर्माण को बढ़ावा देना, औद्योगिक कॉरिडोर बनाना, लॉजिस्टिक पार्क बनाना, सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय खनिज मिशन, 1200 खनिज अन्वेषण अभियान चालू करना, खनिजों का उत्पादन को बढ़ाना और भारत को सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है और एक बहुत बड़ी पहल है। और ई व्हीकल के क्षेत्र में जो है अब भारत अग्रसर होते जा रहा है। पहले रिक्शा चालक दिखाई देते थे काफ़ी सारे, अब वो रिक्शा चालक जो है, रिक्शा चालक मतलब कि मानवकृत रिक्शा चालक, मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है वो रिक्शा चलाता था। अब ज़्यादातर ई रिक्शा जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। डीजल ऑटो वाली गाड़ी बहुत साउंड करती थी, बहुत आवाज़ करती थी, गट 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 गट। लेकिन अब जो है वो गाड़ियाँ जो है क्या होते जा रही हैं, तो वो बंद होते जा रही हैं और ई व्हीकल्स आ रहे हैं। लोग जो है रोजगार सृजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको ई व्हीकल से इलेक्ट्रिक चार्जिंग करके उनको पेट्रोल से सस्ता पड़ रहा है उनको गाड़ी चलाना। तो ऐसे उपलब्धियां भारत में देखी जा रही हैं। ठीक है। और आगे का दौर समय भी वैसा ही होगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। प्रोजेक्ट आरोहण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा को समर्थन देने का प्रोजेक्ट आरोहण है। टोल प्लाजा के जितने भी कर्मी हैं, टोल प्लाजा के इर्द गिर्द ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे गाड़ी वाले भी जो है उनसे जद्दोजहद कर देते हैं महज 100 रुपये 150 रुपये टोल टैक्स देने के चक्कर में। तो निम्न आय वर्ग की जो लड़कियां हैं, टोल प्लाजा के बच्चे हैं, टोल प्लाजा के काम करने वाले जो बच्चे हैं, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, शुरुआती शिक्षा हासिल कर रहे हैं। टोल प्लाजा के बच्चों, टोल प्लाजा के काम करने वाले के बच्चे हुए वो स्कूल जाने लग गए। उनके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है और समान शिक्षा और भविष्य में सक्षम निर्माता तैयार करने का जो है टारगेट रखा जा रहा है। जुलाई 2025 से 26 मार्च तक चलेगा ये। ठीक है। 1 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। छात्रवृत्ति 500 छात्रों को दिया जाएगा, 12,000 रुपये प्रति वर्ष। 50 मेधावी छात्र होंगे जिनको 50,000 रुपये स्नातकोत्तर आपका हाई स्कूल और आपका हायर सेकेंडरी के लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज वगैरह के लिए दिया जाएगा। ठीक है। तो आप इसे याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 में स्थापना हुई है, दिल्ली में मुख्यालय है, भारतीय संघ का संस्थापक है संतोष कुमार यादव इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान के। ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के बीच कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं? किसके लिए किए गए हैं भाई? PM विरासत का संवर्धन योजना, PM विरासत का संवर्धन योजना के लिए इसको तय किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के कौशल और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है, जिसमें 690 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 270 को मत्स्य पालन और कौशल सिखाए जाएंगे, जिसमें 90 हैचरी मछली पालन सीखेंगे, फिर जाली वाला मछली, पिंजरे वाला मछली पालन सीखेंगे। 420 महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपना उद्यम स्थापित करें और प्रबंधित कर सकें। अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही अच्छा ये पहल है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये क्या किया गया है? MOU साइन किया गया है। क्लियर? चलिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने निम्न में से किसे अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है?
राजीव रंजन, डॉक्टर राजीव रंजन जी को जो है मुख्य अपना उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी चुना है। अगर हम राजीव रंजन जी की बात करें तो ये बहुत सारे मौद्रिक नीति में काम कर चुके हैं, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं, मौद्रिक नीति समिति के सदस्य रहे हैं, मौद्रिक नीति विभाग में रहे हैं, और जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कहा जाता है ब्रिक्स का बैंक के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ब्रिक्स सदस्य जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो इन सभी देशों की बैंकिंग जो प्रणाली है, जो बैंकिंग लॉबी है, उसमें हमारे राजीव रंजन जी कार्य करते हुए देखेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्थाओं की बुनियादी ढांचे में विकास होगा, सतत विकास परियोजनाओं में वित्त पोषण किया जाएगा, विकासशील देशों और वित्तीय सहायता में निवेश का प्रोत्साहन किया जाएगा इस बैंक के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए। भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में हो रहे राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है और क्वालिफाई कर गई हैं आगे के ओलंपिक्स गेम के लिए। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मीराबाई चानू का बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। 84 किलोग्राम का स्नैच किया इन्होंने, 109 किलोग्राम का क्लीन जर्क किया, देन उसके बाद कुल योग इनका आता है 193 किलोग्राम, और ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने, और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा ये संचालित किया जाता है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करेंगे। अब उमरोई मेघालय में भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण आयोजित कराया जा रहा है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराना विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत सरकार का ये क्या है, आपका समझौता है, जिसके तहत लोगों को खाद्य की आपूर्ति की जाएगी, एक अच्छा चावल प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आहार जो है हमारा वो अच्छी तरीके से मिल पाएगा उन लोगों को जो कि अल्प आहार के कैटेगरी में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश 10 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में पहले स्थान में रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है अपनी पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू कर चुका है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का औपचारिक रूप से शामिल होकर वन्यजीव संरक्षण में कदम रखा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेपाल जो है बिग कैट अलायंस में पार्टिसिपेट करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन में औपचारिक रूप से पहला कदम रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आप लोगों के लिए प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का जिक्र है? बताओ। चलो, आप लोगों के लिए प्रश्न है। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।